तो मेरे हिसाब से आप विमुद्रीकरण क्या होता है या आप समझ गए, ग्रेसम का नियम क्या होता है वो आप समझ गए। अब आप हेडिंग डालो मुद्रा का महत्व। महत्व ध्यान को नहीं, आपकी 10th क्लास में भी मुद्रा का महत्व का प्रूफ दे रखा है। मुद्रा का महत्व कि मनी की इंपॉर्टेंस है क्या है। पहली लाइन लिखो, मुद्रा का महत्व है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र लिख लिया, तीनों में ही है। एक लाइन तो आप ये लिखना, तीनों में ही है। मुद्रा की जो इंपॉर्टेंस है वो आर्थिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी है। भाई आपको ये पता है, अभी मैं आर्थिक बताऊंगा, पहले ये दो बता देता हूं क्योंकि इन दोनों पर आपको लिखना नहीं है। आर्थिक क्षेत्र पर तो चार बातें आपको लिखनी है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको पता है कि चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। बिना मुद्रा के चुनाव जीत सकता है क्या? बिना मुद्रा के कोई चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। राजनीतिक प्रभुत्व किसका होता है? जिसके पास है मुद्रा है। समझ आ गया नहीं? और जिसके पास करेंसी होती है वही व्यक्ति राजनीति में आगे जाता है। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कौन से व्यक्ति का समाज में स्टेटस ऊंचा होता है? जिसके पास है करेंसी है। समझ गए नहीं? व्यक्ति करेंसी के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है, सामाजिक कार्यों को कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है वो समाज की सेवा नहीं कर पाएगा, सामाजिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, समाज में उसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता है। आगे इतनी बात समझे? तो ये तो दो आप समझ गए। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि आर्थिक क्षेत्र, पहली बात तो आर्थिक क्षेत्र होता कौन सा है? समझ नहीं? क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं आर्थिक क्षेत्र में? लिखो, हेडिंग डालो आप, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, एक तो परिभाषा याद रखनी है जो बहुत बार आती है। प्रोफेसर मार्शल, क्या नाम बताया मैंने? लिख लो, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल, और इन्वर्टेड कोमा से शुरू करना। देखो देखो, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी, मुद्रा वह धुरी, धुरी जानते हो आप? हाँ, केंद्र, सेंटर, ठीक है ना? मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र, संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। चक्कर आप लिख लेना, सही है, चक्कर, सही ना? मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। इसका मतलब होगा कि पूरी अर्थव्यवस्था ही मुद्रा से चलती है, सारा सब कुछ काम। अर्थतंत्र का मतलब जितना लोग अर्थ के लिए, पैसों के लिए काम करते हैं तो वो मुद्रा के इर्द गिर्द घूमता है। तो पूरी अर्थव्यवस्था किससे चलती है? मुद्रा से चलती है। तो ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मुद्रा वह दूरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। ये परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर मार्शल की। क्लियर है यहां तक? अब आता है कि भाई ये अर्थतंत्र क्या होता है?
या अर्थव्यवस्था क्या होती है? आप चाहे इसको, ये लिखना मत एक बार आप, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था। अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था क्या होता है भाई? आपसे जब भारतीय अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, समझेंगे, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है। अब मान लो आपसे ये पूछा कि भाई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, समझेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, क्या है भाई? एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है, उस सिस्टम में ही लोग क्या करेंगे? अपनी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करेंगे। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक वैधानिक ढांचा है, एक वैधानिक या एक कानूनी ढांचा है, एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत देश के लोग अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्पादन, क्लियर यहां तक है? उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। जितने भी देश के लोग काम करते हैं तो उनके काम, इनमें से कोई काम आएगा। कोई उत्पादन से संबंधित काम कर रहा है, जैसे मैं यहां काम कर रहा हूं तो ये उत्पादन का काम है, क्योंकि मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूं। कोई वस्तु का उत्पादन कर सकता है तो कोई सेवा का उत्पादन कर सकता है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये उत्पादन करना भी एक आर्थिक क्रिया है, उपभोग करना भी आर्थिक क्रिया है। भाई आप खरीद करके किसी, जैसे आप, मैं उत्पादन कर रहा हूं सेवा का, कोचिंग सेवा का उत्पादन कर रही है, आप क्या कर रहे हो? उसका उपभोग कर रहे हो। तो उपभोग कर रहे हो तो फ्री में थोड़ी कर रहे हो आप। अगर कोई फ्री में करता है तो वो तो उपभोग में आता ही नहीं है। उपभोग का मतलब पेमेंट दे करके, आपने पेमेंट करके किसी वस्तु या सेवा को आप ले रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं? अपने उपभोग कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सौ में स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जाता है। अगर गवर्नमेंट इलाज फ्री करती है, समझेंगे, तो उसको आप उपभोग नहीं कह सकते। आप अगर उसमें सेवा में कोई कमी आती है तो आप उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकते कि आपकी सर्विस खराब है। जैसे मान लो कि आपको फ्री पढ़ाते तो आप जाकर के शिकायत कर सकते, गुरुजी वो क्या है, आपका सिस्टम सही नहीं है। आप इसको कहने के अधिकारी नहीं थे। लेकिन आपने पेमेंट किया है तो आप उपभोक्ता हो गए, तो आपको शिकायत करने का अधिकार है। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि आप उपभोक्ता हो। तो उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है। भाई आपने पैसों से तो किया उपभोग। मैं उत्पादन कर रहा हूं तो मैं फ्री में थोड़ी कर रहा हूं, मैं भी पैसे लेकर के कर रहा हूं। कोचिंग आपको सेवा दे रही है तो फ्री में थोड़ी दे रही है, पैसे लेकर के दे रही है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज होगा तो वो भी सीधी बात है भाई, मुद्रा के माध्यम से एक्सचेंज होगा। बिना मुद्रा के एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन थोड़ी। भाई जैसे आपने कोचिंग की है तो कोचिंग की सेवा का आपने विनिमय तो किया है, आपने खरीदा है, उन्होंने बेचा है, तो एक्सचेंज ही तो हुआ। ये किसके माध्यम से हुआ? विनिमय के माध्यम से। वितरण का कार्य, वितरण का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन हुआ है, उसको साधनों के अंदर बांटना। क्योंकि उत्पादन कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, या आप ये कह सकते कोई अकेला साधन नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति तो कर सकता है लेकिन अकेला साधन नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया किसान है, किसान व्यक्ति तो अकेला है लेकिन 5 साधनों के रूप में काम करता है। वो खुद का लेबर भी खुद ही करता है, पूंजी भी उसकी खुद की है, भूमि भी उसकी खुद की है, मैनेजमेंट भी खुद करता है और जोखिम भी खुद ही उठाता है। तो साधन तो 5 हो गए ना। तो आप ये ध्यान रखो भाई, उत्पादन है वो उत्पादन के साधनों द्वारा किया जाता है। और उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 होते हैं। ये आपको बताया उत्पादन कितने साधन होते हैं? 5। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, प्रबंधक और उद्यमी या साहस। ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन होता है ये 5 साधनों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो वस्तुओं का प्रोडक्शन हो चाहे वो सेवाओं का प्रोडक्शन हो। उत्पादन किसी का भी हो 5 साधनों के द्वारा किया जाता है। अब ये कितने रुपए का उत्पादन हुआ ये साधनों के अंदर बढ़ता है। भाई जैसे आपने फीस दी है, ये सेवा का उत्पादन हो गया, भाई इतने रुपए की फीस का कलेक्शन है, हो गया। तो क्या एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, बटेगा नहीं क्या? ये इसी में से किराया दिया जाएगा, इसी में से मास्टर को पेमेंट दिया जाएगा, बाकी लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, तो ये बटा कि नहीं बटा? उद्यमी के लाभ के रूप में बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना एक लाइन में,
उत्पादन के साधनों में क्या करना, विभाजन करना, क्या कहलाता है, वितरण का कार्य कहलाता है। क्लियर यहां तक। अब आपका बच गया राजस्व। राजस्व क्या होता है भाई, गवर्नमेंट, राजस्व के अंदर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की आय, गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट इनकम के लिए आपको पता है भाई, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, समझ गए, फीस लगाती है, दंड लगाती है, जुर्माना लगाती है, वो गवर्नमेंट का क्या है, राजस्व है। अब लिखो आप इसके अंदर, तो आपको एक तो लिखाया था मैंने आर्थिक क्षेत्र, इसमें एक परिभाषा लिखाई थी मैंने, किसकी भाई, मार्शल की परिभाषा। क्या थी, मुद्रा वह दूरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। अर्थतंत्र क्या होता है, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक वैधानिक ढांचा, समझ गए यहां तक, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। लिखो, अर्थतंत्र, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था एक वैधानिक, एक वैधानिक, वैधानिक का मतलब कानूनी, एक वैधानिक ढांचा है, एक वैधानिक ढांचा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उत्पादन, सॉरी हाँ उत्पादन है, उत्पादन है, देखो ये क्रम से लिखना है भाई, क्योंकि ये क्रियाएं क्रम से होती हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादन है, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी, राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। क्या क्या बताया मैंने, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाएं की जाती है। तो जिस ढांचे में किया जाता है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको भाई, उत्पादन, लोग देश में उत्पादन करते हैं वस्तुओं का और सेवाओं का। अब उत्पादन करने का भी एक नियम बना रखा है, एक ढांचा बना रखा है कि आप केवल इन वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकते हो, इनके अलावा आप उत्पादन नहीं कर सकते हो। जैसे आप शराब का उत्पादन कर सकते हो क्या, नहीं, गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि कोई भी आदमी जब तक गवर्नमेंट से अनुमति नहीं ले ले, लाइसेंस नहीं ले ले, शराब का उत्पादन नहीं कर सकता। आप बंदूकें बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अपने उत्पादन का ढांचा ऐसा है कि हर आदमी को बंदूक बनाने या गोला बारूद बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। क्लियर यहां तक। आप कपड़ा बना सकते हो क्या, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री लगाओ और बनाओ, कौन मना कर रहा है आपको। आप समोसे बना सकते हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो, पकोड़े बेचो, समोसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ढांचा बना रखा है कि आप इनका उत्पादन कर सकते हो। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आप उत्पादन नहीं कर सकते, हर आदमी को उसकी अनुमति नहीं दी, ये अपना कानूनी ढांचा ही तो है। ऐसे उपभोग, आप चाहे जिस वस्तु का चाहे जब उपभोग कर सकते हो क्या, उसका भी एक नियम है। आप यहां गांजा अफीम का सेवन कर लो, देखिए नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप मारो शरीर है, मैं चाहूँ लेकिन खावा चाहूँ लेकिन छोड़ा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कानून ऐसा बना हुआ है, ढांचा ऐसा बना हुआ है कि आप, गवर्नमेंट आपको अनुमति देगी कि आप कौन सी वस्तुओं का सेवन करोगे, कौन सी वस्तुओं का उपभोग करोगे और कौन सी का नहीं करोगे। आप आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। तो ये एक वैधानिक का बनाया हुआ एक ढांचा है, विधान का, कानून का। इस कानून के ढांचे में ही आप उत्पादन कर सकते हो, इस कानून के ढांचे में ही आप क्या कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। विनिमय, आप चाहे जिस वस्तु का लेन देन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप तो कैसा, मैं तो हथियारों को लेन देन कर सकते, हथियारों को व्यापारी बन चा, नहीं बन सकते आप, समझ नहीं। हम साहब शराब का व्यापारी बनेंगे, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से क्या ले, लाइसेंस ले, आप ऐसे नहीं कर सकते।
समझ गया यहाँ तक? तो हर वस्तु का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, हर जगह नहीं कर सकते आप, कानून बना हुआ है, कानून के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ऐसे वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब होता है कि जितने रुपए का उत्पादन है, जितनी इनकम है, वो बढ़ती है लोगों के बीच में। तो बढ़ती है तो मनमर्जी से बढ़ जाती है क्या? नहीं, इसके भी रूल्स बने हुए हैं। आपको बताया कि भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी बना हुआ है कि आप इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते, आप इसको ये नहीं कर सकते, रूल्स बने हुए हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप उत्पादन का या आय का वितरण साधनों के मध्य कर सकते हो। ऐसे राजस्व है, राजस्व का मतलब ये भी पूरे रूल्स हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सी वस्तुओं पर कितना कितना टैक्स लगाएगी और लोगों को उस टैक्स का भुगतान कब करना है, कौन से लोगों को टैक्स का भुगतान नहीं करना है, किसको टैक्स से छूट दी गई है। ये भी गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है, कानून बना रखा है। बिना नियमों के गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है और नई लोगों से वसूलती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का नियम या जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत ये जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उस ढांचे को, कानूनी ढांचे को ही क्या कहा जाता है? अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो सीधा सीधा उत्तर क्या होना चाहिए? एक वैधानिक, एक कानूनी ढांचा है जिसके अंतर्गत ये आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती। अब प्रश्न आ जाएगी, आर्थिक क्रियाएं कितनी होती हैं? 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आपकी 10th की क्लास में भी ये चीजें दे रखी हैं, तो इसका मतलब आप यहां से प्रश्न बन सकता है आगे यहां तक। अब बात है कि इन आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का क्या रोल है, मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंतर्गत है, समझा कि नहीं? वो अपने को पढ़नी है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले लिखो उत्पादन। उत्पादन, पहला प्रश्न मेरा यही है कि उत्पादन क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्शन है। अब आप सुन लो, वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता सर्जित करना। क्या लगाया मैंने? उपयोगिता सर्जित करना। एक ये वर्ड याद रख लेना, उपयोगिता सर्जित करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूं, लकड़ी से ये टेबल बनी, बताओ लकड़ी से इसकी उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो उपयोगिता का बढ़ा देना, उपयोगिता बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो चाहे तो आप ये कह दो कि उपयोगिता को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है, चाहे ये आप कह लो कि वस्तुओं में के मूल्यों में वृद्धि करना। किसी भी चीज की वैल्यू आप बढ़ा देते हो, मूल्य बढ़ा देते हो, आपके कामों से बढ़ेगी, आप उसमें कुछ ऐसा फेरबदल करोगे जिसकी वजह से मार्केट में उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो जाएगी। और ज्यादा उपयोगी होगी, सीधी बात है, वैल्यू उसकी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी मार्केट के। उसी को क्या कहते हैं? उत्पादन। लिखो, उपयोगिता का सर्जन करना, उपयोगिता का सर्जन करना या उपयोगिता का सर्जन करना या मूल्यों में वृद्धि करना, वस्तुओं के मूल्यों में, ऐसे लिखना, उपयोगिता का सर्जन करना या वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करना, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करना। थोड़ी सी एक चीज गलत हो गई है यहां पर, वो मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि वस्तुओं में मूल्य वृद्धि करना तो मुद्रास्फीति में भी हो जाता है। इसमें यह करना वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करना जिससे उनकी कीमतें या जिससे उनके क्या मूल्य में वृद्धि होती है। इसको थोड़ी सी लैंग्वेज सही करना आप। हाँ चलो काट दो, दोबारा लिखा देता हूं। हाँ काट दो, दोबारा लिखा देता हूं मैं, क्योंकि उसका थोड़ा अर्थ अलग निकल जाता है। लिखो, वस्तुओं की उपयोगिता, दोबारा लिखा रहा हूं मैं, हाँ उसी को दोबारा लिखा देता हूं मैं, पूरी लाइन काट दो, दोबारा लिखा देता हूं मैं, उसको पूरी लाइन को काट दो, दोबारा लिखा देता हूं। वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करना, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करना जिससे बाजार में
उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे बाजार में उसकी कीमतें बढ़ जाती है, को उत्पादन कहते हैं। को उत्पादन कहते हैं। लाइन तो आपको इतनी सी याद रखनी है, वस्तुओं में उपयोगिता सर्जित करना, बस इतनी लाइन याद रखनी है। प्रश्न आता है तो प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी, मिलेगी आपको। प्रश्न आता है उत्पादन है या उत्पादन कहलाता है या उत्पादन किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या याद रखना है, उपयोगिता सर्जित करना, बस ये लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर यहां तक? अब अपने को ये पढ़ना है कि साहब उत्पादन के अंदर मुद्रा का क्या महत्व है। अब दो लाइन इसमें याद रख लेना आप, ठीक है ना। देखो पहली बात आपको पता है कि उत्पादन करने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन करने के लिए साधनों की जरूरतें पड़ती है और साधनों को मुद्रा के माध्यम से ही खरीदा जाता है। भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये उपयोगिता सर्जित कर रहा हूं, उत्पादन कर रहा हूं, और पैसे से क्या है, साधन खरीदे जाते हैं। आगे यहां तक तो साधनों की व्यवस्था करना या साधनों को उत्पादन के लिए परचेज करना, किससे परचेज किया जाएगा, मुद्रा से। ये तो सामान्य सी बात है, ये आपको लिखनी नहीं है क्योंकि ये आज समझ जाओगे आप ये चीज़ों को। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक क्या करता है, श्रम विभाजन। एक मिनट लिखना बता आप, श्रम विभाजन है, और दूसरा क्या करता है, श्रम विशिष्टीकरण। ये लाइन आपको याद रखनी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक को क्या करना, हर उत्पादक ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े, मेरी कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन मेरा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अपना प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा जब उसकी कॉस्ट तो कम से कम रहे और उत्पादन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। समझ आ गई मेरी बात? अब उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण का कार्य करना पड़ता है। अब देखो ये दोनों कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। अब बात आपको याद रखनी है कि श्रम विभाजन क्या होता है, श्रम विशिष्टीकरण क्या होता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांट देना। ये काम तुम करना, ये काम तुम करना, और ये काम है तुम करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, समझ आ गया तक। अब इसमें श्रम विभाजन, काम है आपको तैयारी करवाना। अब इसमें श्रम विभाजन क्या होगा कि अलग अलग सब्जेक्टों को अलग अलग फैकल्टियों में बांट दिया। समझ आ गया ना? अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टियों में बांट देना, उस काम को अलग अलग टुकड़ों में करना, ये क्या कहलाता है, श्रम विभाजन। आप इसको अक्सर में गलत बोल गया। श्रम विभाजन मतलब किसी कार्य को अलग अलग व्यक्तियों के अंदर बांट देना, क्या कहलाएगा, श्रम विभाजन। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा करने से काम जल्दी होगा, अच्छा होगा और कम लागत में हो जाएगा। तो श्रम विभाजन हो गया। दूसरा है श्रम विशिष्टीकरण। श्रम विशिष्टीकरण का मतलब होता है काम जो बांटा, अलग अलग बांट दिया काम, फिर एक ही काम को अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग एक्सपर्ट लोगों से करवाना। एक ही काम को अलग अलग व्यक्तियों से, समझ गया तक, या अलग अलग विशेषज्ञों से करवाना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कमीज बनाते हैं तो एक फर्म जो सिलाई का काम करती है, मार्केट में आज आपको पता है कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स का मार्केट है, ज़्यादातर लोग मार्केट में सिले सिलाई कपड़े ही पहनते हैं। अब सिले सिले कपड़े पहनते हैं तो श्रम विभाजन का तो मतलब हो गया कि शर्ट एक को दे दिया, तेरा काम शर्ट का है, तेरा काम है पैंट बनाने का है, हो गया ना यहाँ तक। अब इससे क्या होगा कि एक उसका एक जैसा काम रहेगा तो उसमें वो एक जैसा काम करेगा तो उसमें कुछ क्वालिटी ज़्यादा आ जाएगी, और वो एक जैसा काम करेगा तो उसमें क्वालिटी ज़्यादा आ जाएगी। अब ये तो काम का बंटवारा हो गया ना अलग अलग। भाई काम सिलाई का ही है लेकिन उस काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया। पैंट किसी को सिलने की दे दी और शर्ट किसी को सिलने की दे दी। ये तो आपका कौन सा हो गया, श्रम विभाजन। श्रम विशिष्टीकरण का मतलब एक ही काम को, है ना, जैसे मान लो कि शर्ट सिलने वालों को दिया है, उसका भी अलग अलग पार्ट कर देना। तेरा काम है सिर्फ कॉलर सिलना, आपका काम है सिर्फ कटाई करना, आपका काम है सिर्फ बटन लगाना, आपका काम है सिर्फ पैकिंग करना। अलग अलग काम दे दिया ना।
अब आप जो व्यक्ति सिर्फ कटाई का काम करेगा तो काम करते करते उसमें क्या आ जाएगी, विशेषज्ञता आ जाएगी। किसी भी काम करने की विशेषज्ञता दो तरीकों से आती है, या तो उसको ट्रेनिंग दी जाए। अरे कोई काम में आदमी एक्सपर्ट कब बनता है, दो तरीकों से बनता है एक्सपर्ट है, या तो उसको क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, या उसको एक्सपीरियंस हो। क्या हो, या तो ट्रेनिंग दी जाए या क्या हो, एक्सपीरियंस हो। क्या आपने देखे नहीं ऐसे बहुत सारे। एक तो पढ़ करके डॉक्टर बनता है आदमी, बनता है ना पढ़ करके डॉक्टर, क्योंकि उसने डॉक्टर की पूरी पढ़ाई की है, उसने पूरी ट्रेनिंग ली है। और एक कंपाउंडर कई बार क्या है, डॉक्टर बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो डॉक्टरों के नीचे रहता है, डॉक्टरों के साथ काम करता है, तो उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि एक डॉक्टर की तरह वो काम करने लग जाता है। होता है ना ऐसा। तो आदमी काम से क्या है, सीखता है, उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो उस काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो आप इसको चाहे ये कह दो कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से काम करवाना, या एक काम को अलग अलग पार्टों में बांट करके अलग अलग लोगों से करवा देना, क्या कहलाता है, श्रम विशिष्टीकरण कहलाता है। तो ये श्रम विभाजन और श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण का फायदा क्या होगा भाई, कार्य कम समय में और अच्छी क्वालिटी के अंदर बनेगा, कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो बताओ एक उत्पादक को फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा। तो आप इसको एक लाइन याद रखना है कि मुद्रा के माध्यम से एक उत्पादक श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण का कार्य संपन्न करता है। आपको यह लाइन याद रखनी, लिखो। मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से मुद्रा के माध्यम से उत्पादक श्रम विभाजन तथा श्रम विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन तथा श्रम विशिष्टीकरण का कार्य संपन्न करता है, का कार्य संपन्न करता है। आपके 10th की क्लास है सामाजिक, उसमें ये वर्ड दे रखे हैं, लेना उसमें भी ये वर्ड दे रखे हैं, श्रम विभाजन, श्रम विशिष्टीकरण। क्लियर है यहाँ तक। श्रम विभाजन का मतलब समझ गए, लिखा या लिखाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं। आप ये दो वर्ड याद रखना कि मुद्रा के माध्यम से श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण किया जाता है। यह तो हो गया आपको उत्पादन में। अब एक बात आपको किस में याद रखनी है, उपभोग में। लिखो, उपभोग में लिखो, प्रत्येक उपभोक्ता लिख लिया आपने। कौन होता है उपभोक्ता? जो पेमेंट करके, जानेगा ना, पेमेंट करके वस्तु या सेवा को काम में लेता है या वस्तु और सेवाओं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। आगे क्योंकि आपके उपभोक्ता का टॉपिक भी आगे, उपभोक्ता का अधिकार भी है। हाँ, उपभोक्ता अधिनियम वगैरह है ना अपने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता कौन होता है। तो मैंने आपको क्या लिखाया, प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से, प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से समसीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता के नियम का पालन करके, समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है।
अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम करता है। अरे मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, अधिकतम, अधिकतम करता है। आप इस चीज को दोबारा समझ लो। मैंने एक तो बताया आपको उत्पादन, एक मैंने आपको बताया है उपभोग। दो चीजें बताई कि भाई उत्पादन में मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, और उपभोग में मुद्रा का क्या महत्व है। दोबारा सुन लो। देखो, आप मुझे बताओ कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। एक उत्पादक का उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करे। ये तो होता है कि एक उत्पादक का उद्देश्य लागत कम से कम आए, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा। अब एक उत्पादक, प्रश्न आ जाए कि एक उत्पादक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्रिया करता है, कौन सा काम करता है जिसकी वजह से उसका उद्देश्य पूरा होता है। उद्देश्य आपको बताया, लागत कम से कम आए, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसको क्या कार्य करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए वो श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण का कार्य करता है। ये लिखा दिया मैंने आपको। तो एक उत्पादक अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे करेगा, श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण। और श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण बिना मुद्रा के संभव नहीं है। ये एक लाइन याद रह जाएगी ना आपके। अब आप मुझे बताओ कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है। एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि अपनी संतुष्टि को क्या करना, अधिकतम करना। मतलब उसके पास जितना रुपया है, उसके पास जितना बजट है, वह अपने बजट से अपनी संतुष्टि को क्या करे, अधिकतम करे। जैसे मान लो कि आपको घर वालों ने फीस दे दी, ये ले भाई 21,000 रुपये या 20,000 रुपये जो भी है, तो जाना है तेरा काम, जाना है पढ़ के आ जा। अब आपका बजट कितने का है, 21,000 रुपये का। अब आपका उद्देश्य क्या होगा कि मैं इस 21,000 रुपये से मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूं, वो कोचिंग लेऊं मैं जिसमें सबसे ज्यादा मुझे सेटिस्फिकेशन मिले, मेरी आवश्यकता सबसे ज्यादा क्या हो, संतुष्ट हो। मेरी बात समझ आ रही नहीं। जैसे आपने फीस दी है तो आप क्या चाह रहे हो, क्या अपेक्षा कर रहे हो कि माने पूरा सेटिस्फिकेशन मिले, जितना हम चाहते हैं उससे वो पूरा हमारे को मिले। ये तो नहीं, हमारी संतुष्टि ज्यादा से, देखो संतुष्टि आवश्यकताएं जो होती है वो अनलिमिट होती हैं। सारी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं हो सकती ना, लेकिन आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। भाई आप तो चाहते हो भाई माने 100% ही मिल जाए, अरे भाई बिना मेहनत करे ऐसे कैसे लिखे हुए मिल जाए। सब ये है ना, ऐसे कैसे लिखे हुए मिल जाए, 100 के 100 मिले, और वो भी हमारे को भी मेहनत भी नहीं करनी पड़े, और कहेंगे तो माने भाई गोलियां भी काला नहीं करना पड़े, सिर्फ रिजल्ट ही आ जाए सिर्फ। समझ आ गया यहाँ तक। लेकिन ये आपकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, ये सब संतुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन फिर है कि भाई चलो यह तो को नहीं, संभव को नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्या मिल सकता है। तो मैक्सिमम अपने ये कह सकते हैं, आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप पढ़ोगे उसमें से 90% आपके आ जाएगा, या 95% आ जाएगा, या 98% आप उसमें से आ जाएगा, लेकिन मैटर इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए। तो आप की संतुष्टि आप जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कि हमारा कम से कम 90% 95% तो सिलेबस पूरा हो, या उसमें से इतने क्वेश्चन तो आ जाए। तो अब आप दोबारा सुन लो। अगर प्रश्न आ जाए कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। लिखो, प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को, प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। लिख लिया आपने। अगर लैंग्वेज ये आ जाए, ये तो मैंने मेरी तरफ से लिखा है, अगर लैंग्वेज ये आ जाए कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य है, क्या करोगे आप, उपभोक्ता का उद्देश्य है तो क्या करोगे, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। बस ये लाइनें आपको याद रखनी है।
क्लियर आता है? फिर लिखो उपभोक्ता, कुछ लिखाया था क्या आपको इसमें पहले? अरे 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 अरे, मैं लिखा गया था आपको, है ना? प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। और मैंने लिखा दिया कि भाई प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। चलो लिखो, मतलब उपभोक्ता का उद्देश्य है कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम है करना। फिर लिखो, ये जो वर्ड लिखा है ये काट देना आप, क्योंकि मैं ऊपर लिखा चुका है, ये जो लिखाने जा रहा था ये ऊपर लाइन में लिखा दिया आपको है। दोबारा लिखा दूं भाई? ये जो वर्ड लिखा है ना, एक कौन सा लिखा है मैंने लास्ट में, उपभोक्ता, ये वर्ड काट दो सिर्फ आप, क्योंकि मैं ये लाइन जो लिखाने जा रहा था ये मैं लिखा चुका ऊपर आपको। हाँ, उपभोक्ता वाली शब्द काट दो आप और ऐसे लिख लो आप, समसीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता, क्या लिखा है मैंने आपको? समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत, समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु, उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु, है ना, हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, और प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों, और उनकी कीमतों के अनुपात को, उनकी कीमतों के अनुपात को सम्मान करता है, मतलब इक्वल करता है, बराबर करता है, सम्मान करता है, सम्मान करता है। दोबारा सुन लो आप इस बात को, ये तो आपको ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, आपको मैं 2-3 जो लाइन लिखा रहा हूँ वो लाइन आप याद रख लेना, समझे नहीं? जैसे मैंने उत्पादक में लिखा है, उत्पादक का उद्देश्य पूछ लिया तो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। कैसे कर पाएगा? श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण, उसमें तो ये लाइन याद रखनी है। उपभोग में आपको याद रखना है कि उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना, और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ता क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करेगा। किसका करेगा? समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करेगा। ये एक लाइन आपको याद रखनी है। अब मैं आप सुन लो कि क्या होता है समसीमांत उपयोगिता नियम, उसको आपको अब नहीं लिखना है, मैंने लिखा चुका, लाइन तो वो याद रखना है। अब समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है कि जैसे अपने एक एग्जाम्पल ले लें कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, एक अक्ष वस्तु है, दूसरी कौन सी है? वाय वस्तु है। भाई कोई भी व्यक्ति एक ही वस्तु का उपभोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम नहीं करना। भाई जैसे आपको घर वाले 10,000 रुपये भेजते हैं महीने के महीने, तो अब आपका बजट 10,000 रुपये हो गए ना। 10,000 रुपये में आपको पता नहीं क्या क्या वस्तुएं खरीदनी, क्या क्या सेवाएं खरीदनी है, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। तो आप उस 10 रुपये को इस तरह से बांटोगे, आपको पहले दिमाग चलता है आपका कि 10,000 रुपये में से मुझे इतना रुपया यहाँ खर्च करना है, इतना मकान किराया देना है, इतना ये करना है, इतना। बताओ आपके दिमाग में बात चलती है नहीं चलती? हर आदमी ये कैलकुलेशन करता है कि मेरे ये जो बजट है इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि कैसे लूँ। अब आपका ये जो दिमाग काम कर रहा है यही क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम है। अब इसको आप सूत्र के रूप में कैसे लिखा जाता है उसको मैं बता दूं। देखो 2 वस्तु हैं, अपने एग्जाम्पल ले लिया अक्ष और वाई। अक्ष वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको आपने लिखा MU अक्ष, समझा कि नहीं? वाई वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसको आपने लिखा MU वाई। ये इन वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पता है कि भाई हर वस्तु एक जैसी उपयोगी नहीं होती। कुछ वस्तु तो आपको जैसे कहे कि भाई आप पेन लोगे गाड़ी,
भाई आपको कहे कि भाई आप पेन लोगे गाड़ी दोगे, आप पेन ले लो गाड़ी ले लो, कौन सी लोगे? गाड़ी। क्यों? गाड़ी की उपयोगिता ज्यादा है, उससे संतुष्टि आपको ज्यादा मिलेगी, तो सीधी बात है आप गाड़ी लेना चाहोगे। अब लेकिन गाड़ी तो ले लोगे, उसमें उपयोगिता तो ज्यादा है, लेकिन उसके पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं, समझ नहीं, पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं। अब आप ये चाहोगे कि भाई मेरे जो पैसे हैं उन पैसों से ही मुझे मिले, समझ नहीं, और आप उन पैसों से अपनी सेटिस्फिकेशन को क्या करना चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा करना चाहोगे। तो आप इसके अंदर इसकी कीमत का भाग लगाना और इसके अंदर इसकी कीमत का भाग लगाना। और आप देखो हर अपने कहते हैं कि यार या तो चीज महंगी है, इन छोड़ो, आ खरीद लो, फिर यार आप थोड़ी सी अपने ये खरीद लेते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं कि अपने रुपयों से आप हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता को बराबर कर रहे हो आप, कि यार आती खरीदनी है या आती खरीदनी है। अब आपको लगे कि भाई नहीं इससे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, ये ज्यादा जरूरी है, तो उसको अपन खरीदते हैं नहीं खरीदते, इसका मतलब उसकी सीमांत उपयोगिता आपके लिए क्या है? ज्यादा है। भाई जैसे आप 21,000 रुपये दिए घर वालों ने, 21,000 रुपये आप फीस भी, कोचिंग की फीस भी चुका सकते थे, और 21,000 रुपये से आप कपड़े भी तो खरीद सकते थे। तो आपने फीस ही क्यों चुकाई, कपड़े क्यों नहीं खरीदे? बताओ भाई, आपने फीस ही क्यों चुकाई, कपड़े क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि आप अक्स वस्तु पर भी खर्च कर सकते थे रे, वाई पर भी खर्च कर सकते थे। तो आपने फीस ही चुकाई क्योंकि कोचिंग की सेवा से आपको ज्यादा सेटिस्फिकेशन है मिलेगा कि यार कपड़ा तो नौकरी लगे बाद में खरीद लेगा, अब आज ज्यादा जरूरी है, कि मतलब इनमें उपयोगिता ज्यादा थी, तो आपने पैसों को यहां खर्च किया है, समझ गए? अब इनको कीमतों से डिवाइड कर देते हैं उनकी उपयोगिताओं को, तो ये क्या होता है? बराबर करना है। ये देखो मैंने आपको बताया समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और ये ना और उनकी कीमतों का अनुपात, ये अनुपात ही तो है कि कीमतों का अनुपात आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए। तो क्या होता है समसीमांत उपयोगिता नियम में? वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है ना, जैसे ये सीमांत उपयोगिता है, ये इसकी सीमांत उपयोगिता है, वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए। या ये मान लो कि उपभोक्ता अपनी आय को या अपने बजट को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु, जैसे एक्स और वाई दो वस्तु ना, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए, इक्वल हो गया ना। या चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अपन इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो MUX बटा MUY बराबर PX अपॉन PY। सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात किसके बराबर है? उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर है। इसी को क्या कहा जाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम। सेकंड ग्रेड में तो ये प्रश्न आता है। अब आप सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करना चाह रहे हो वो तो इसको लिख सकते हो, और जो फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, और नहीं आपके लिखने की जरूरत नहीं है, वो लाइन याद रख लेना, समसीमांत उपयोगिता होती क्या है। चलो लिख लो। MUX बटा PX और MUY बटा PY, या लगा करके MUX बटा MUY बराबर PX अपॉन PY। लिख लिया? सारा सेकंड ग्रेड की दे रहे हो गए थे। फर्स्ट ग्रेड की भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में तो नहीं आएगा, ये कॉमर्स है क्या? हाँ क्लियर है भाई। अब यहां पर MUX क्या है? MUX और MUY क्या है भाई? लिखो अक्ष तथा वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ये अक्ष और वाई वस्तु की क्या है? सीमांत उपयोगिता है।
ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 10th की क्लास में ये नाम दे रखे हैं आपके, आप पढ़ लेना, 10th की क्लास में नाम दे रखे हैं, तो थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए उनकी। ओके, और पी एक्स और पी वाई क्या है, लिखो पी एक्स और पी वाई क्या है भाई, एक्स तथा वाई वस्तु की कीमतें, एक्स तथा वाई वस्तु की कीमतें। हो गया, कॉपी बंद करो, देखिए एक बार, हाँ कॉपी बंद करो। अब देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं आपको 2 मिनट में वापस उसको रिवाइज करता हूं, देखिए आपके कितना याद रहा है कि नहीं रहा है। अभी अपने सबसे पहले पढ़ा था कि विधि ग्राह्यता के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती हैं, वैधानिक मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, सीमित वैधानिक मुद्रा और असीमित वैधानिक मुद्रा। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत के जो करेंसी नोट हैं, अपने करेंसी नोट चल रहे ना, ये करेंसी नोट सीमित वैधानिक मुद्रा हैं या असीमित वैधानिक मुद्रा, तो आपका उत्तर होना चाहिए असीमित वैधानिक मुद्रा है। फिर मैंने आपको लिखा है कि ऐच्छिक मुद्रा, मतलब जिस मुद्रा के माध्यम से भुगतान लेने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है, चाहे तो उसे वो भुगतान ले ले या अपनी इच्छा से उसको मना कर दे। तो ऐच्छिक मुद्रा में मैंने लिखा है कि चेक है, साख पत्र है, विनिमय बिल है, बैंक ड्राफ्ट है, ये क्या होती हैं, ऐच्छिक मुद्रा होती हैं। ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा भी कहते हैं, ऐच्छिक मुद्रा को बैंक मुद्रा भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया था आपको। फिर मैंने आपको लिखाया था कि मुद्रा और करेंसी में भी अंतर होता है। मुद्रा एक विस्तृत शब्द है जबकि करेंसी एक संकुचित शब्द है। इसका मतलब ये हो गया कि करेंसी तो मुद्रा हो सकती है लेकिन सारी मुद्रा करेंसी नहीं हो सकती, समझ में नहीं। जैसे करेंसी नोट है, ये मुद्रा है और करेंसी भी है, लेकिन चेक है, विनिमय बिल है, समझे, डिमांड ड्राफ्ट है, ये मुद्रा तो हैं लेकिन करेंसी नहीं है, समझ गया तक। फिर अपने पढ़ा था विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब है कि जब सरकार किसी मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त कर देती है या उसको चलन से बाहर कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण। भारत में अभी विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को किया है। फिर मैंने आपको एक बताया था, आरबीआई का कौन सा प्रोजेक्ट बताया था, प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता। प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य है लोगों को बैंकिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना, कि ये साहब एक केंद्रीय बैंक होता है, ये व्यापारिक बैंक होते हैं, आप ऐसे पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। तो इसकी लोगों की जानकारी देना का उद्देश्य, किसका उद्देश्य है, प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता। हो गई थी इतनी बात। फिर मैंने आपको लिखाया था ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम आपको बताया, जब अर्थव्यवस्था में अच्छी मुद्रा और खराब मुद्रा एक साथ चलन में है तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है। फिर अपने पढ़ा मुद्रा का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है मुद्रा की। मुद्रा के महत्व में एक परिभाषा लिखाई थी प्रोफेसर मार्शल की। क्या लिखाई थी, मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। कहने मतलब सारा आदमी भाग दौड़ कर रहे हैं तो ये पिसक ले कर रहे हैं, बिना पिसक कोई भाग दौड़ कौन करे। आपका भी उद्देश्य पैसा कमाना है, मेरा उद्देश्य भी क्या है, पैसा कमाना है, कोचिंग वालों का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। तो सारा भाग दौड़ जो आप देख रहे हो वो सारी क्या है, मुद्रा। इसका मतलब मुद्रा केंद्र में है, लोग भाग रहे हैं भी के लिए, ये ना। तो मुद्रा वो अर्थ धुरी है जिसके चारों ओर पूरा अर्थतंत्र घूमता है, चक्कर लगाता है। अब आपने पढ़ा कि ये अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था क्या होती है,
तो अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था मतलब एक वैधानिक ढांचा या एक कानूनी ढांचा जिसके अंतर्गत देश के लोग आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। आर्थिक क्रियाएं 5 होती हैं, उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है और राजस्व है। तो इसका मतलब ये मुद्रा का महत्व आर्थिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है और सामाजिक क्षेत्र में भी है। अब आपको आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग पूछ लिया, जैसे उत्पादन में मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको एक लाइन याद रखना है कि एक उत्पादक का उद्देश्य अपने प्रोडक्शन को अधिकतम करना होता है, अपनी लागतों को न्यूनतम मतलब कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक उत्पादक श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण का कार्य करता है, और ये श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बिना मुद्रा के संभव नहीं है। फिर अपने पढ़ा था उपभोग, अपने पढ़ा कि भाई उपभोक्ता का उद्देश्य होता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। भाई जितना पैसा है, जितना वो खर्च कर रहा है, उससे उसको सेटिस्फिकेशन क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है। किसका बताया? समसीमांत उपयोगिता नियम का। इसका मतलब वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करना है ताकि मेरे की काम आराम से चले, मुझे सेटिस्फिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब आपने फिर मैंने आपको लिखा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, पूरी लैंग्वेज में आप याद रखो तो उसको ऐसे याद रख लेना समसीमांत उपयोगिता नियम को, कि एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति अपने सीमित साधनों या अपनी सीमित आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, जैसे अपने लिखा MUX MUY, ये X और Y वस्तु से मिलने वाली क्या होगी, सीमांत उपयोगिता। तो वो अपनी सीमित आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है या इस प्रकार से खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर वो ऐसा कर लेगा तो इसका मतलब उसने अपने पैसों से या अपने बजट से मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त कर ली है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो MUX अपॉन MUY बराबर PX अपॉन PY। ये लाइन इसी को बोलते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। क्लियर यहाँ तक? ये भी मुद्रा से ही संभव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो मुद्रा है वो अर्थतंत्र का हृदय भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है अर्थतंत्र की, अर्थव्यवस्था का। जाए आपने शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आर्ट। आर्ट काम करना बंद कर दे तो गया काम से, इतने। अब देखो ये कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई मुद्रा जो है वो अर्थतंत्र का यदि हृदय नहीं है, हार्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वो रक्त का स्रोत अवश्य है या रक्त का स्रोत अवश्य मानना चाहिए। मतलब इसका मतलब मुद्रा यदि हार्ट नहीं है अर्थव्यवस्था का, लेकिन वो ब्लड का सोर्स जरूर है, क्योंकि सारे काम जैसे अपने शरीर के सारे काम ब्लड के सर्कुलेशन से होते हैं ना, तो सारी अर्थव्यवस्था की सारी क्रिया किसके सर्कुलेशन से हो रही है, मुद्रा के सर्कुलेशन से हो रही है। समझ गए? अगर ब्लड काम करना बंद कर दे, सर्कुलेशन करना बंद कर दे, तो हाथ सुन हो जाता ना भाई, हाथ अपना सुन हो गया, इसका मतलब हाथ में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। पैर सुन हो गया, पैर काम नहीं, जा कहेंगे लकवा आ जाता है, तो इसका मतलब वहां हाथ में आ गया, तो इसका मतलब हाथ काम नहीं कर रहा है। क्यों? उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा काम नहीं कर रही है, जिस क्षेत्र में काम नहीं करेगी, इसका मतलब वो क्षेत्र निष्क्रिय हो जाएगा। समझ आ गया? और जैसे आप ये देख लो ना, किसी आदमी की जेब में पैसा नहीं है तो आराम से घर में बैठा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अरे है निष्क्रिय हुआ कि नहीं हुआ? और जेब में पैसे आ जाए बहुत सारे तो अपने आप वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अपने आप भाग भाग करके ये काम ये कर लेता हूँ, ये बिजनेस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। होता है नहीं होता भाई? तो इसका मतलब मुद्रा क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था में एक ब्लड का सोर्स है या एक रक्त संचार का सा काम करती है।
क्लियर देखिए। और मार्शल इसको क्या बोल रहे हैं कि मुद्रा तो एक धुरी है जिसकी ओर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हर एक्टिविटी किससे होती है? मुद्रा से होती है। तो ये साहब मुद्रा के क्या हो गए? कार्य हो गए। मुद्रा की कार्य तो आपको पहले कराई, मुद्रा की इंपॉर्टेंस होगी। अब लिखो मुद्रा के दोष। मुद्रा के दोष पर्सनली लिखा दूंगा इनको, बस इनको डिटेल तो आती नहीं। क्वेश्चन लिखो, आप फटाफट लिखो। कोई बात ना, तो हेडिंग डालियो तो क्वेश्चन में दोष के लिखाऊंगा, तो सारे लिखाऊंगा तो एक दो। हाँ भाई, क्वेश्चन दोष के तो लिखाऊंगा मैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। निम्न में से मुद्रा का दोष है, निम्न में से मुद्रा का दोष है। धन की विश्वासघातिनी संरक्षक, धन की विश्वासघातिनी संरक्षक आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता। तीसरा लिखो, नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन। और 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कौन सा करोगे इसमें? उपरोक्त सभी। मुद्रा का दोष क्या है? देखो, एक तो पहला है धन की विश्वासघातिनी संरक्षण। इसका मतलब हो गया कि लोग अपने धन को बचा करके रखते हैं, किस लिए? ताकि भविष्य में क्या आएगा? काम आएगा। अपन भविष्य में इसमें किसी भी काम में उसको लगा लेंगे, इसीलिए तो लोग पैसा बचाते हैं, धन बचाते हैं। अब लोगों ने देखो, धन के बचाने के कई रूप होते हैं। कुछ लोग तो अपने धन को जमीन खरीद लेते हैं, जमीन के रूप में बचा लेते हैं। कुछ लोग क्या है, सोना खरीद के रख लेते हैं। कुछ लोग क्या है कि भाई अपने को जमीन नहीं खरीदनी, सोना नहीं खरीदना, समझ नहीं, ब्याज पर ब्याज डाल तो क्या डूबने का रहता है, लेकिन वो अपने पास क्या कैश रखते हैं, बैंक में रख दिया या घर में रख दिया। अब आप देखो, अगर उन्होंने मुद्रा के रूप में धन का संचय किया है, किस रूप में? मुद्रा के रूप में धन का संचय किया है, तो उसके साथ विश्वासघात हो सकता है। कैसे विश्वासघात? ऐसे हो जाएगी, मार्केट में मुद्रा का मूल्य यदि गिर जाता है। आज से 20 साल पहले मान लो जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दबा के रख रखे हैं, बताओ उसके साथ विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? 20 साल पहले 1 लाख रुपए से जितनी वस्तुएं वो खरीद सकता था, आज खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। उसने तो धन बचा के रखा था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब मुद्रा क्या है? विश्वासी नहीं है, विश्वासघाती क्या है? संरक्षक है। आगे यहां तक है। दूसरा साहब है, मुद्रा से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है। अर्थव्यवस्था में क्या आता है? उतार चढ़ाव। जब मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो बूम आता है। बूम का मतलब तेजी आती है। अर्थव्यवस्था में हर आदमी भागता है पैसा कमाने के लिए, हर आदमी उत्पादन करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है कि मार्केट में पैसा है। भाई पैसा होता है तब आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तब बिजनेस चलता है, तब व्यवसाय चलते हैं। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं हो, समझ, जैसे आपको एग्जांपल दो, नोटबंदी में क्या हुआ था? लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया। तो बताओ बिजनेस शुरू किया था क्या लोगों ने उस समय? कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था।
जो बिजनेस चल रहे थे वो भी क्या हो गए थे, ठप हो गए थे। क्लियर यहाँ तक? तो इसका मतलब है उतार चढ़ाव। फिर जैसे ही मुद्रा सर्कुलेशन में आती है, सर्कुलेशन में आती है तो क्या होते हैं, तेजी आ जाती है, और जब सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है मुद्रा तो मंदी आ जाती है। तो व्यापारिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक या व्यापार चक्र भी बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। तेजी आना, मंदी आना, ये जो होता है तेजी मंदी, इसका कारण भी किसको मानते हैं, मुद्रा को, कि मुद्रा की वजह से मार्केट में क्या आता है, अप डाउन आता है। नैतिक मूल्यों का पतन, मुझे बताओ आज लोग रुपए के लिए क्या नहीं कर सकते, कितने भी गिर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, यहां तक कि लोगों को मार भी सकते हैं। समझ गए? चाहे कितना ही बड़ा हो, कहे भाई आप कहे भाई रुपया सबसे बड़ा है। तो ये जो नैतिक पतन हुआ किसके कारण से हुआ है, पैसों की। अगर ये रुपया नहीं होता, आज रुपये की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो इसका मतलब लोगों का नैतिक पतन नहीं होता। अरे जो आदमी भ्रष्ट से भ्रष्ट है, जिसके पास बहुत पैसा है, समझ नहीं, अब आप लास्ट में पूछो यार तूने क्यों किया, उसने धोखा कर लेता है तो क्या यार, और रुपयो है ना, ये बेईमानी करवा देता आदमी से। लास्ट में वर्ड ये आता है कि ये रुपयो सब कुछ करवा देता आदमी से। कोई भी अपराध होता है या कोई धोखा होता है तो सबसे पहले वर्ड शब्द ये निकलता है कि रुपया गला कटवा सकता है, रुपया धोखा करवा सकता है। इसका मतलब लोगों का जो नैतिक पतन हुआ है वो भी किसकी वजह से हुआ है, मुद्रा की वजह से हुआ है। क्लियर थी बात? इसका मतलब ये हो गया कि मुद्रा जो है, एक प्रश्न और लिखो आप, प्रश्न है मुद्रा है, मुद्रा है, पहला लिखो साधन, मुद्रा क्या है, साधन। दूसरा लिखो साध्य। तीसरा लिखो विकल्प एक तथा दो, दोनों ही है। 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे, 1 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर? इसमें मुद्रा क्या है, साधन है। अभी बताते हैं कैसे होता है। देखो मुद्रा साधन का तो मतलब होता है कि मुद्रा के माध्यम से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोग अपने पास क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं। पैसे से वो काम करवाते हैं, पैसे से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं, समझ गए नहीं? तो पैसा लोगों को कार्य करने का एक साधन है। आगे यहां तक है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो मुद्रा के माध्यम से होते हैं, इसको एक साधन के रूप में मांगते हैं। साध्य का मतलब है मुद्रा को भगवान मान लिया, पैसों को कुछ नहीं है लेना देना, सिर्फ पैसा होना चाहिए। देखो आपने बहुत से लोगों को देखा कि उसके लिए पैसा ही, मुद्रा ही क्या है, सब कुछ है। मुद्रा ही उसके लिए क्या है, भगवान है। अरे वो पैसों को भगवान की तरह पूछते हैं, पैसे से बड़ा कोई नहीं है, तो उनके लिए मुद्रा क्या हो गया, साध्य। देखो कुछ लोग तो क्या होते हैं कि मुद्रा से काम करवाते हैं, उनके लिए तो मुद्रा क्या है, साध्य। लोग मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो मुद्रा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन है। कुछ लोग मुद्रा के लिए ही काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मुद्रा के लिए ही काम करते हैं, न खाते हैं ढंग से न पहनते हैं। समझ गए? आता कि खासकर जो मास्टर कौम है, न खाते हैं न पहनते हैं, रुपये वागे लेके है देवता है, तो वो उनके लिए मुद्रा क्या है, साध्य है। वो मुद्रा की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। अब एक प्रश्न आ जाए कि मुद्रा एक अच्छे सेवक के रूप में, मुद्रा सेवक के रूप में अच्छी है या एक मालिक के रूप में अच्छी है?
मुद्रा एक सेवक के रूप में अच्छी है, समझ गए? मुद्रा क्या है? एक उपयोगी सेवक है लेकिन खतरनाक मालिक है। मुद्रा क्या है? एक उपयोगी सेवक है लेकिन खतरनाक मालिक है। अगर आपने मुद्रा को मालिक बना लिया, मुद्रा को साध्य मान लिया, तो आदमी कितने से कितना भी गलत काम कर सकता है, कितने से भी कितना बड़ा धोखा कर सकता है, समझ गए? न तो वो भ्रष्टाचार करने से डरता है, न वो किसी के साथ धोखा करने से डरता है, क्योंकि मुद्रा उसके लिए क्या हो गया? साध्य है। मुद्रा उसके लिए स्वामी है, पैसा उससे सब कुछ करवा लेता है। भाई मालिक ये होगा ना, तो इसका मतलब वो पैसे का ऑर्डर मानता है, रुपया उससे सब कुछ है करवा लेता है। और कुछ लोगों के लिए मुद्रा साध्य नहीं है, मुद्रा उनका मालिक नहीं है, वो मुद्रा को एक नौकर की तरह काम करवाते हैं, मुद्रा को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लेते हैं। लिखो नीचे एक लाइन है, मुद्रा एक उपयोगी सेवक है। मुद्रा एक उपयोगी सेवक है परंतु खतरनाक स्वामी है। मुद्रा एक उपयोगी सेवक है परंतु खतरनाक है स्वामी है। बस इस लाइन से आप समझ गए होंगे। इसका मतलब मुद्रा को क्या नहीं मानना है? साध्य नहीं मानना है, उसको मालिक नहीं बनाना है, उसको कोई नौकर की तरह काम में लेना है, उसको साधन की तरह काम में लेना है। अगर नौकर की तरह काम में लेंगे लोग मुद्रा को, एक उसको सिर्फ एक माध्यम मानेंगे, एक साधन मानेंगे, तो मुद्रा के लिए अनैतिक कार्य नहीं होगा और सुख शांति से रहेंगे। लेकिन अगर मुद्रा को मालिक मान लिया, स्वामी मान लिया, साध्य मान लिया, भगवान मान लिया मुद्रा को, तब न उसके शांति रहेगी, न तो वो शांति से खुद रहेंगे, न शांति से रहने देंगे, और नैतिक अपराध ज्यादा होंगे, अनैतिक क्रियाएं ज्यादा होंगी। तो ये आपको क्या क्या हो गया भाई? मुद्रा के कार्य हो गए, मुद्रा के महत्व भी हो गए, मुद्रा के दोष भी। एक क्वेश्चन और लिख लो आप, अभी पूरा नहीं हुआ है, मुद्रा की मांग और पूर्ति बाकी है। हाँ, उसमें 10 मिनट मुझे और लगेंगे, हैं? अरे यार ब्रेक दे देंगे, वापस आओगे 5 मिनट खराब हो जाएंगे, 10 मिनट में मैं पूरा करवा देता हूं आपको। हाँ, क्वेश्चन लिखो, एक अच्छी मुद्रा का गुण है, एक अच्छी मुद्रा का गुण है, एक अच्छी मुद्रा का गुण है। पहला लिखो, वहनीयता। मूल्य स्थिरता। परिचयता। और 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा करना है? उपरोक्त सभी। जाएगा आते। अब देखो मैं लिखाता हूं वहनीयता, इसमें लाइन लिखो है। देखो वहनीयता का मतलब होता है वो वजन में हल्की होनी चाहिए, लोग उसको आसानी से उसका ट्रांसपोर्ट कर सके। लिखाओ आगे, एक अच्छी मुद्रा, क्यों लिखो, नीचे एरो का निशान लगाए, लिखो एक अच्छी मुद्रा में सर्व देखो सर्व मान्यता आ जाए या सर्व स्वीकार्यता आ जाए,
स्वीकार्यता। देखो दोनों वर्ड है, सर्वमान्यता या सर्व स्वीकार्यता या सर्वग्राहिता भी आ सकता है, ठीक है ना। इसकी जगह और क्या आ सकता है, सर्वग्राहिता वर्ड भी आ सकता है। लिख लो सर्वग्राहिता, ओब्लिक लगा करेंगे। तो एक अच्छी मुद्रा में क्या बताया कि उसमें सर्वग्राहिता का गुण होना चाहिए या उसमें सर्वमान्यता या स्वीकार्यता का गुण होना चाहिए, सब लोग उसको स्वीकार कर लें। समझ गया, यहां तक एक्सेप्ट कर लें। स्वीकार्यता लिख लिया आपने, कोमा लगाओ। वहनीयता, वहनीयता, मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता तथा परिचयता, परिचयता का गुण होना चाहिए, परिचयता का गुण होना चाहिए। ये बात लिख लेना है। अब सर्वमान्यता का मतलब है सभी लोग उसको स्वीकार कर ले, आगे यहां तक। और वहनीयता का मतलब है वो वजन में क्या हो, हल्की हो, ठीक है, यहां तक वजन में क्या हो, हल्की हो। और मूल्य स्थिरता का मतलब है उसकी वैल्यू में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव ज्यादा होगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास कम करेंगे, उस धन का संचय फिर मुद्रा के रूप में नहीं करेंगे। परिचयता का मतलब है उसमें सब लोग परिचित होने चाहिए, सब लोग जानने चाहिए कि ये 500 का नोट है, ये 2000 का नोट है, ये 100 का नोट है। अरे जानते हैं ना, तभी तो उसकी उपयोगिता है। तो एक अच्छी मुद्रा के अंदर उसके परिचयता को मतलब लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये 100 का नोट है या ये 500 का नोट है या ये 10 का सिक्का है। लोग पहले से क्या होना चाहिए, उससे परिचित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो। एक अच्छी मुद्रा, एक अच्छी मुद्रा का गुण है, एक अच्छी मुद्रा का गुण है, पहला लिखो एक रूपता, विधिग्राह्यता, वहनीयता, वहनीयता। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी कर दूंगे, चलो उपरोक्त सभी कौन सा करोगे, इसमें करना उपरोक्त सभी। एक रूपता का मतलब है कि जैसे 100 के नोट हैं, 500 के जैसे नोट हैं, 100 के नोट है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 500 के नोट हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस मुद्रा के अंदर ये गुण है लोग उसके ऊपर विश्वास भी ज्यादा करेंगे, समझ गए यहां तक। और एक विधिग्राह्यता का मतलब उसको वैधानिक मान्यता होनी चाहिए। और वहनीयता का मतलब आप समझ गए वो वजन में क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, जिससे भुगतान करने में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये एक अच्छी मुद्रा के क्या होते हैं, गुण होते हैं। अब आप फटाफट लिखो मुद्रा की मांग व पूर्ति, बस 5 मिनट और लगेगी। मुद्रा की मांग व पूर्ति, मुद्रा की मांग व पूर्ति। देखो थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके ले रहा हूं, बाकी देखो 8वीं 9 10 तक तो हो सकता है कि इतने लेवल से पूछे तब तो प्रश्न नहीं आए मुद्रा की मांग और पूर्ति का, लेकिन थोड़ा सा यदि अप किया आपके तो यहां से प्रश्न भी बन सकता है।
मुद्रा की मांग और पूर्ति का। अब आप इसको पहले समझ लो ताकि मुझे लिखाने में ज़्यादा नहीं लिखाना पड़े। देखो, मुद्रा की मांग का मतलब होता है कि देश के लोगों को कितना पैसा चाहिए। देश के लोगों को कितना पैसा चाहिए वो देश में मुद्रा की मांग कहलाती है। अब बात यह है कि भाई देश के लोगों को पैसा किस लिए चाहिए। मुद्रा की मांग क्या होती है? देश के लोगों को जितना पैसा चाहिए वो क्या है? मुद्रा की मांग। थाना जरूर तो जहाँ घर का मांगे आपके पास 5,000 रुपया भेजिए हुए, अब बात 10 भेजना, इसका मतलब आपको जरूरत है। तो ऐसे आपको है तो देश के सभी लोगों को जरूरत है। तो देश के लोगों को जितने रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है, वो कहलाती है मुद्रा की मांग। ये दिमाग में बैठ गई होगी बात। अब देश के लोगों को मुद्रा की क्यों जरूरत होती है? तो प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा की मांग, मतलब पैसे की आवश्यकता, किन्स ने मुद्रा की मांग के 3 कारण बताए, या देश के लोग 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। तो पहली लाइन तो लिखो आप मुद्रा की मांग में। देश के लोगों को, या देश के लोग अपने पास, देश के लोग अपने पास जितनी मुद्रा रखना चाहते हैं, जितनी मुद्रा रखना चाहते हैं को ही, जितनी मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं को ही मुद्रा की मांग कहा जाता है। लिख लिया आपने लाइन? अरे देश के जितना पैसा उनको अपने पास रखना चाहते हैं, जितना पैसा होना चाहिए, समझ गए? वो क्या है? मुद्रा की मांग है। फिर लिखो, प्रोफेसर किन्स के अनुसार लोगों की तरलता किसको बोलते हैं? नकदी को। चाहे आप ब्रैकेट में लिख लेना इसको, ऐसे नहीं, ब्रैकेट में लिख लेना। लोगों की तरलता पसंदगी, लोगों की तरलता पसंदगी, क्या लिखा है मैंने? लोगों की तरलता पसंदगी या नकदी की आवश्यकता ही, तरलता पसंदगी या नकदी तो जानते हो ना आप, केस, नकदी की आवश्यकता ही मुद्रा की मांग कहलाती है। तरलता पसंदगी या नकदी की आवश्यकता ही मुद्रा की मांग कहलाती है। देखो, प्रोफेसर किन्स ने कहा देश के लोग कितना कैश चाहते हैं, कितनी नकदी चाहते हैं, कितनी लिक्विडिटी चाहते हैं, तरलता चाहते हैं। तरलता का मतलब क्या होता है? नकदी। कि देश के लोगों को कितनी नकदी की जरूरत है, जितनी जरूरत है वही क्या है? मुद्रा की मांग। आगे ना भाई, जब आप घर से मांगते हो भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए, इसका मतलब 5,000 रुपये क्या चाहिए? कैश चाहिए, तो वो आपकी मुद्रा की मांग होगी। फिर लिखो, प्रोफेसर किन्स के अनुसार देश के लोग, प्रोफेसर किन्स के अनुसार देश के लोग निम्न 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। निम्न 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। अर्थात है अपने
अर्थार्थ अपने पास नकदी रखना चाहते हैं, नकदी रखना चाहते हैं। दोबारा सुन लो, अगर प्रश्न आता है कि मुद्रा की मांग का मतलब है लोगों को जितने पैसों की जरूरतें है, प्रोफेसर किन्स ने इसको कैसे कहा है कि लोग अपने पास जितनी नकदी रखना चाहते हैं या लोगों की जो तरलता पसंदगी है, लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जितना कैश रखना चाहते हैं वही क्या है, मुद्रा की मांग है। फिर उसने बताया कि लोग 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, मतलब 3 उद्देश्यों के लिए लोग अपने पास नकदी रखना चाहते हैं। अब वो 3 उद्देश्य लिखो। पहला लिखो दैनिक लेन देन या क्रय विक्रय उद्देश्य, क्रय विक्रय उद्देश्य। क्रय विक्रय उद्देश्य। इसमें बताया भाई देश के लोग अपने पास नकदी क्यों रखना चाहते हैं। तो एक उद्देश्य तो हो गया क्योंकि उनको रोजाना लेन देन करना पड़ता है, कभी कुछ और कभी कुछ, है ना। और या उसको क्रय विक्रय रोजाना कर, भाई रोजाना खर्चा है, कभी जैसे आपका भी रोजाना खर्चा है, कभी पेन जरूरत पड़ गई, कभी नोटबुक की जरूरत पड़ गई, कभी किसकी जरूरत पड़ गई। तो देश के लोगों को रोजाना जरूरत पड़ती है, रोजाना लेन देन करना पड़ता है, तो उनके पास क्या रहना चाहिए, कैश रहना चाहिए। अब वो इसके लिए जितना कैश रखना चाहते हैं वो क्या हो गया, उसको क्या कह देंगे, दैनिक लेन देन का उद्देश्य। दूसरा लिखो सतर्कता या पूर्वोपायी उद्देश्य, सतर्कता या पूर्वोपायी उद्देश्य, सतर्कता या पूर्वोपायी उद्देश्य। और तीसरा लिख लो सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, सट्टा, अरे सट्टा है, अरे खेलते नहीं खेलते वो नहीं, आपने लिख लिया ना सट्टा उद्देश्य। तो दूसरा कौन सा लिखा जाए भाई, सट्टा उद्देश्य। तो एक तो ये 3 याद रख लेना। अगर प्रश्न आ जाए कि मुद्रा की मांग कौन से उद्देश्यों के लिए की जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए या लोग अपने पास नकदी क्यों रखना चाहते हैं या तरलता पसंदगी क्यों करते हैं। तो आपका होता है एक तो रोजाना उनको लेन देन करना पड़ता है, हर आदमी अपने घर में केस रखना चाहता है कि भाई लेन देन करना पड़ेगा उसको, हर व्यापारी अपने पास केस रखना पड़ता है, पता नहीं कब मजदूर को पेमेंट करना पड़ जाए, कभी कुछ भी हो सकता है, भाई रोजाना केस चाहिए। दूसरा सतर्कता उद्देश्य या पूर्वापाई उद्देश्य, इसका मतलब होता है कि हर लोग, हर व्यक्ति, हर व्यापारी अपनी भविष्य में आने वाली संकट है या भविष्य की जरूरतों के लिए अपने पास केस रखना चाहता है। जैसे आपने सुना होगा ना ये बातें कि हर आदमी कहता है कि अब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए तो घर में पैसा होना चाहिए, भाई बीमारी है और है, एजुकेशन है। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्व, मतलब भविष्य की संकट से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो पैसा रखते हैं उसको अपन बोलते हैं पूर्वापाई उद्देश्य। क्लियर है यहाँ तक। एक सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य के लिए लोग अपने पास पैसा इसलिए भी रखते हैं कि मार्केट में भाव अप डाउन होते रहते हैं, तो जिस वस्तु के भाव डाउन आते हैं तब तो अपन उसको खरीद लेते हैं और फिर जब भाव ऊपर आएंगे तब उनको बेच देंगे। कहने मतलब कमाई करने के उद्देश्य से भी अपने पास रुपया रखते हैं। अब यहां से एक लाइन और याद रखनी है आपको, जो यार प्रश्न आ जाए कि लेन देन उद्देश्य या क्रय विक्रय के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रीय आय। क्योंकि आप चाहे एक व्यक्ति की बात कर लो, चाहे आप एक देश की बात कर लो, जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है वो लेन देन के लिए अपने पास नकदी ज्यादा रखता है। नहीं है कि मेरी बात में, अरे जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है, तो उसके खर्चे ज्यादा होते हैं।
तो वो अपने लेन देन के लिए, रोजाना के खर्चों के लिए ज्यादा कैश रखेगा, और जिसके पास इनकम कम है उसके पास कैश भी क्या है, इस उद्देश्य के लिए कम रहेगा। अरे मेरे जैसे के लिए मान लो रहता ही नहीं हो, या आप पैसे वाले तो मान लो आप कोई भी है, तो हाँ थारा जैसे मान लो कोई मान लो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपने लेन देन के लिए पैसा नकदी भी क्या रखेगा, घर में ज़्यादा रखेगा। वही है कि सतर्कता उद्देश्य या पूर्वापाय उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगी, वो भी आपको बताना है राष्ट्रीय आय के ऊपर। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा होती है वो अपने भविष्य के लिए भी अपने पास ज़्यादा कैश रखेगा, जरूरतों के लिए। भाई 5 दिन 10 दिन का भी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए ज़्यादा कैश रखेगा, जिसकी इनकम कम है वो नहीं रखेगा, और जिसकी बहुत ही कम है वो तो भविष्य के लिए क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। आगे आते समझे, 1 मिनट। तो ये लाइन लिखो पहली तो आप, लेन देन उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य, लेन देन उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग, के लिए की गई मुद्रा की मांग वापस बोलो, लेन देन के उद्देश्य लिख लिया आपने, तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। आगे इतनी बात, अब दोबारा मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। राष्ट्रीय आय के बढ़ने से इन दोनों उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की मांग बढ़ जाती। याद रह जाएगी नहीं बात, क्या लिखाऊं, लिखो, राष्ट्रीय आय के बढ़ने से, राष्ट्रीय आय के बढ़ने से इन दोनों उद्देश्यों के लिए, इन दोनों उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की मांग, इन दोनों उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की मांग बढ़ जाती। अब आता है कि भाई सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, लिखो, सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, ब्याज की दर, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अब एक बार इसको सुन लो, लोग कमाने के लिए रखते हैं ना सट्टा उद्देश्य, मतलब पैसा मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ाव से कमाने के लिए अपने पास पे जो पैसा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सट्टा उद्देश्य के लिए। अब अपने पास देखो कमाई 2 तरीके से हो सकती है, एक तो आप अपनी मुद्रा को आप ब्याज पर दे सकते हो, कमाई होगी, समझ रहे ना, ब्याज पर देकर के भी कमाई की जा सकती है, या अपने पास कैश रखो और जो मार्केट में वस्तु सस्ती है उसको खरीद लो आप, और महंगी हो तब बेच देना। अब देखो जो सट्टा उद्देश्य के लिए जो मनी अपने पास रखते हैं, मुद्रा अपने पास रखते हैं, तो आपको पता है जब मार्केट में ब्याज की दरें ज्यादा होंगी तो अपने पास कैश कम रखेंगे, लोग ब्याज पर क्या देंगे, ज्यादा देंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना कि ब्याज की दर ज्यादा होगी, ऊंची होगी, तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये लाइन लिखो आप, बस एक लाइन लिख लो आप, सिर्फ एक लाइन। सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग, सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग, सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर, ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है, में विपरीत संबंध होता है। क्लियर आते, अर्थात ब्याज की दर ऊंची होने पर,
ब्याज की दर ऊंची होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाती है। दोबारा सुन लो, देखो ये दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग किस पे डिपेंड करती है? राष्ट्रीय की आय। अब प्रश्न आ जाए, इन उद्देश्यों के लिए की गई मुद्रा की मांग और राष्ट्रीय आय के बीच में कैसा संबंध होता है? धनात्मक। धनात्मक मतलब राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर इन उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। और सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के बीच में कैसा संबंध होता है? विपरीत। ब्याज की दर ऊंची होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपके इसमें एक छोटी सी बात और रह गई थी, वो कल करवा दूंगा हम, कोई बात नहीं। और कल मुद्रा की पूर्ति और करवाना है 5-7 मिनट का आपको।